ये लड़की सबको अच्छा दिखना है, सबको एस्थेटिक बनना है, सबको अट्रैक्टिव बनना है, बट हम सबको कहीं ना कहीं अपनी लुक्स को लेके थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ रहती है, बट एक्सेप्ट कोई नहीं करता है। क्या बोटॉक्स फिलर सच में डेंजरस है या फिर सेफ है? और क्या हम एक एस्थेटिक लुक, एक अच्छी लुक नेचुरली अचीव कर सकते हैं? क्या ये सब एक जेनेटिक का गेम है या फिर साइंस बेस्ड है? तो आज के हमारे पॉडकास्ट की गेस्ट हैं जो साउथ अफ्रीका से हैं, सेलिब्रिटी एस्थेटिक डॉक्टर डॉक्टर सौम्या, जो सेलिब्रिटी भी हैं, एस्थेटिक डॉक्टर भी हैं और साथ ही साथ इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। हाय मैम, कैसे हैं आप? I'm good, thank you. It's an honor for me to be here because यस। all the way coming from South Africa, I'm here. Thank you for having me today. ओके मैम, पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। एक एस्थेटिक आइडियल मैन या वुमेन होती कैसे, मतलब कैसे हम जज करें एक अच्छा एस्थेटिक आइडियल मैन दिखता कैसा है? देखिए, मैं साउथ अफ्रीका में प्लास्टिक सर्जरी, स्किन हेल्थ और लेज़र क्लिनिक को चलाती हूँ। मैं खुद एस्थेटिक डॉक्टर हूँ। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एस्थेटिक मैन या वुमेन को जज करने की ज़रूरत ही नहीं है। एस्थेटिक इंडस्ट्री एक बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है जो आपको आपके लार्जेस्ट ऑर्गन यानी कि स्किन से कनेक्ट करती है। तो अगर आप मुझसे ये जानना चाहते हैं कि एस्थेटिक मैन या वुमेन कैसे दिखते हैं, वो डिपेंड करता है मैन टू मैन एंड वुमेन टू वुमेन। Anti-aging, beautiful skin, flawless skin texture, no wrinkles, no fine lines. Basically, that's what the aesthetic look people wanted. जैसे आजकल ट्रेंड में था एक एस्थेटिक लुक, प्रॉपर जॉ लाइन, शार्प फीचर्स, अच्छी स्किन, उस हिसाब से हम कैसे जज करें? तो अगर आप एस्थेटिक मैन हम्म। की बात करें तो स्पेशली उनके लिए फेशियल कंटूरिंग, ब्यूटीफुल चिन, ब्यूटीफुल जॉ लाइन, दैट्स व्हाट अ गाइज वांटेड, अ गुड हेयर लाइन, अ गुड लुकिंग ब्यूटीफुल गाय। सो अगर आप लड़कियों की बात करें तो वो डिपेंड करता है। जॉ लाइन, फेशियल कॉन्टूरिंग, फाइन लाइन रिंकल रिडक्शन, स्किन टाइटनिंग, ब्राइटनिंग, ये आपके एस्थेटिक लुक को डिफाइन करता है। और आजकल के ट्रेंड में मैंने ये भी देखा है कि पीपल आर गोइंग टूवर्ड्स मोर ब्राइटनिंग स्किन, लाइक उनको और गोरा दिखना है, उनको और खूबसूरत दिखना है, उनको और यंग दिखना है, स्किन रिजुविनेशन। तो डिपेंड करता है कि आप एस्थेटिक मैन एंड वुमेन में क्या लुक दिखाना चाह रहे हैं, बिकॉज एवरी पेशेंट इज डिफरेंट व्हाट दे वांटेड टू लुक। उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनके हेल्थ हाइट क्या है, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, ये पूरा एक कॉम्बिनेशन होता है। बट इन जनरल एस्थेटिक इज अबाउट लुकिंग मोर ब्यूटिफुल, मोर कॉन्टूर्ड, मोर यंग, मोर रिजुविनेटेड। मैम, सबसे ज़्यादा बॉयज़ हो गए, गर्ल्स हो गए, कौन से ट्रीटमेंट्स के लिए आते हैं? हेयर फॉल, एक्ने, या कौन से? जैसे हम लोग अपनी क्लिनिक में पेशेंट्स देखते हैं, स्पेशली अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूं, लेट्स से फ्रॉम लेट 20s ऑनवर्ड्स टू अर्ली 30s, वो लोग आते हैं स्पेशली एक्नी प्रॉब्लम। एक्नी प्रॉब्लम इज़ क्वाइट कॉमन नाउ डेज, क्योंकि आपके लाइफस्टाइल, आपका खान पान, सोशल मीडिया, डिजिटल ऑनलाइन वर्ल्ड, ये भी आपकी स्किन को बहुत अफेक्ट करता है। तो आजकल की कॉमन प्रॉब्लम हम जो देखते हैं वो होती है बहुत एक्नी या एक्नी स्कार्स, पिगमेंटेशंस। ये हम ज़्यादा यंगस्टर्स में देखते हैं। अगर आप लेट 30s की बात करें तो उनका मेन कॉमन प्रॉब्लम होता है एजिंग, फाइन लाइन, डार्क सर्कल्स, पफीनेस, रिंकल्स, एजिंग फास्टर, नॉट लुकिंग टू यंग। तो एवरी there is a criteria for every age. That's what we see more and more often in today's world. हेयर फॉल की भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है आजकल, स्पेशली यंग एज में। हेयर फॉलिकल आजकल का बहुत बड़ा टॉपिक है। हेयर नॉट हेयर फॉलिकल, हेयर लॉस। हेयर लॉस। हेयर लॉस आजकल का बहुत बड़ा टॉपिक है। और यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हेयर लॉस किसी भी एज में हो सकता है। अगेन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, हेयर लॉस का सबसे बड़ा कॉज होता है हार्मोनल, जेनेटिक्स, डिफरेंट एज, डिफरेंट प्रोडक्ट्स। आजकल क्या आपको अप्लाई करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इतने सारे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं कि आप ये लगा लीजिए तो बाल ग्रो हो जाएंगे, ये कर लीजिए तो ये हो जाएगा। इसके चक्कर में आपके स्कैल्प पे एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से हेयर लॉस बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता जा रहा है। अब इससे ही बहुत सारे आपने ऐप्स देखे होंगे, बहुत सारे आते हैं, क्लेम करते हैं कि आप हमारा ये प्रोग्राम, ये जो है कोर्स आप करो 90 डेज, जो भी जितना आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो क्या ये वर्थ इट होता है? क्योंकि बहुत बार ऐसे हम देखते हैं, यूज़ करते हैं, बट इतना रिजल्ट मिलते नहीं है। देखिए, मैं एक एस्थेटिक मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ और मेरे लिए हर एक चीज़ साइंस बेस्ड एविडेंस है। देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ मेडिकल एस्थेटिक इंडस्ट्री वर्सेस नॉर्मल एस्थेटिक इंडस्ट्री। हम लोग जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं या ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं या इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, वो एक प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट होते हैं विच इज़ बैक्ड अप बाय द क्लिनिकल डेटा विच इज़ प्रूवन टू वर्क ऑन
पेशेंट्स हेल्थ। तो अगर प्रैक्टिकली आपका ये क्वेश्चन है मुझसे कि इतने सारे ट्रीटमेंट्स होते ये होते, हर एक चीज़ हर एक के लिए सूटेबल नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले पेशेंट्स का सबसे बड़ा जो चीज़ होता है वो होता है आपका कंसल्टेशन। यू नीड टू टेक अ राइट डायरेक्शन टू ट्रीट समथिंग। इसलिए आपको डॉक्टर्स की एडवाइस लेनी चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन्स, एस्थेटिक मेडिकल प्रैक्टिशनर, क्योंकि हम लोग जो इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं दैट इज़ प्रूवन टू वर्क। मैं रैंडम चीज़ों को अप्लाई करना प्रेफर नहीं करती, स्पेशली आजकल बहुत सारे केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। और अगर दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ है कि अगर आप 90 दिनों का ट्रीटमेंट करो और चीज़ें फिक्स हो जाएंगी, तो फिर आजकल हेयर लॉस होना ही बंद हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। टू बी फ्रैंक, आपको मेडिकल बैकअप डेटा में जाना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई मेडिकल एस्थेटिक डॉक्टर्स आर मोर देयर टू ट्रीट योर कंसर्न। मुझे लगता है आजकल लोग डेस्परेट बहुत हैं, शॉर्टकट्स बहुत चाहिए उनको, रेदर देन कि आप पूरा मेडिसिन या ट्रीटमेंट पे डिपेंड हो जाओ। आप अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज लाओ, क्योंकि बहुत बड़ा रोल आपकी लाइफस्टाइल प्ले करती है। आपकी यूथ के देख लो आप, स्लीप साइकिल बहुत बेकार है, फिर एडिक्शन, स्मोकिंग, अल्कोहल, दूसरा डाइट अच्छी नहीं, जंक फूड, ऑयली फूड, कहीं ना कहीं फिर आपको लॉन्ग टर्म में ये सब साइड इफेक्ट आते ही हैं। स्किन प्रॉब्लम आती है, हेयर फॉल होता है। आजकल जो मैं देख रही हूँ, यंगस्टर्स ज़्यादा एज कर रहे हैं जल्दी एज कंपेयर टू मैन एंड वुमेन हु आर इन 30s एंड 40s। सबसे पहले तो लोगों को समझना ज़रूरी है कि स्किन हेल्थ इज़ अ इन्वेस्टमेंट, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है और आपको ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। एजिंग को कोई स्टॉप नहीं कर सकता, आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, आप रिवर्स कर सकते हैं, एज ग्रेसफुली हो सकते हैं। दैट्स वाई स्पेशली मैं अपनी क्लिनिक की बात कर रही हूँ, माई हस्बैंड इज़ अ प्लास्टिक सर्जन, तो हम लोग जो लेज़र स्किन रिजुविनेशन टेक्नोलॉजीज़ लाते हैं या जो भी XYZ मेडिकल ट्रीटमेंट लाते हैं, उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं। आप एक सर्टेन प्रोटोकॉल्स पे जाते हैं, जब आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है उसके बाद आप मेंटेनेंस प्रोटोकॉल पे जाते हैं। और इसकी भी मैं बहुत बिग बिलीवर हूँ कि खाली अलोन ट्रीटमेंट करने से आप एज को रिवर्स नहीं कर सकते। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल, आप योगा क्यों करना प्रेफर करते हैं? आपको पीस चाहिए, आपको स्किन सेल पे वर्क करना है। आप जिम क्यों जाना चाहते हैं? अगर आप जिम भी जाना चाहते हैं, अगर आप वेट भी लॉस करते हैं, स्किन टाइटनिंग के लिए आपको एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स चाहिए। तो दैट इज़ वाई राइट अप्रोच टूवर्ड्स योर स्किन हेल्थ इज़ द बिगेस्ट की टू चेंज योर लाइफ। हम अब जैसे लोग, हमने बोला डेस्परेट बहुत हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, तो सही प्रोडक्ट चूज़ कैसे करें? कि बहुत सारे ऐड आते हैं कि आप ये यूज़ कर लो, इतने दिन में आपका गोरे हो जाओगे, आपका सीड अच्छा ब्राइटन हो जाएगा, या फिर हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर फॉल रुक जाएगा, न्यू हेयर ग्रोथ हो जाएगी। तो बहुत बार ऑडियंस हो गए, लोगों को मैनिपुलेट भी होती है। मुझे लगता है सबसे पहले तो लोगों को डेस्परेट होना बंद हो जाना चाहिए, एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेना चाहिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास जाके कंसल्टेशन कराना चाहिए। आपको कोई फोर्स तो नहीं कर रहा है कि ये इतना महंगा ट्रीटमेंट है या इतना सस्ता ट्रीटमेंट है, आपको कराने की ज़रूरत है या नहीं है वो आपकी चॉइस है, पर सबसे पहले कंसल्टेशन इज़ द की। एक रियलिस्टिक गोल हो। डेस्परेशन, रियलिटी ढूंढो, आप क्या अपने आप को देना चाहते हो? आपको हेयर लॉस बंद करना है, आपको खूबसूरत दिखना है, आपको एस्थेटिक ट्रीटमेंट क्यों स्टार्ट करना है? सबसे पहले तो वो अपना क्वेश्चन पूछो। उसके बाद मुझे लगता है कि सही अप्रोच, डेस्परेशन के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, सस्ती सस्ती चीज़ें बाय करोगे, लेकिन अगर आप इफ़ यू सी बैक, आप इतना पैसा बर्बाद कर चुके होगे और अपनी स्किन को भी इतना बर्बाद कर चुके होगे कि नाउ यू हैव टू पे मोर टू लुक आफ्टर इट। तो डेस्परेशन इज़ नॉट द की टू प्रोसीड फॉर एनी बहुत सारी ट्रीटमेंट। पिल्स भी आती, मेडिसिन, इंजेक्शन। मैं यूजुअली पिल्स में इतना स्ट्रांगली बिलीव नहीं करती हूँ। मैं बिलीव करती हूँ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को भी लेने के लिए आपको आपकी बॉडी जानना ज़रूरी है। इसलिए मैं हर एक क्लाइंट को या पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि भले आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो, साल में एक बार अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर कराओ, जस्ट टू मेक श्योर कि आपका बॉडी में हार्मोन चल क्या सही रहा है, आपके बॉडी अंदर से अच्छे से फंक्शनिंग कर रही है। रैंडम पिल्स भी आपको एडवर्स इफेक्ट दे सकती है, जो आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे लगता है, हो सकता है आप एग्री नहीं करो, दिखते सब अच्छे हैं, बट आपने जो अपनी स्किन का, अपनी हेयर का जो ख़राब करी इतने टाइम में, आपकी लाइफस्टाइल, पुअर लाइफस्टाइल जो भी उसके कारण, तो अब इसको ठीक करने में टाइम लगेगा। जब आपने इतना बिगाड़ा है तो उसको फिर से ट्रैक पे लाने के लिए, एक अच्छा दिखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा उस प्रोसेस में। बट अगर आप इंस्टेड आप डेस्परेट बनोगे, आप शॉर्टकट पे जाओगे, तो फिर वो एंड ऑफ द डे वो हार्मफुल ही होगा, आपकी साइड इफ़ेक्ट आएंगे ही आएंगे उसके।
एक लाइन है जो मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ और जिसको मैं फॉलो भी करती हूँ, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू एनी सक्सेस। अगर आपको खूबसूरत दिखना है, अगर आपको हेयर लॉस रोकना है, अगर आपको वेट लॉस करना है, अगर आपको खूबसूरत स्किन चाहिए, आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए और राइट इंग्रेडिएंट एक्सेस चाहिए। आप मुझे बताइए, कोई इंसान मैकडोनल्ड बर्गर खा के जिम में जाके पतला हो सकता है? नहीं। सेम विद द स्किन। आप रैंडम प्रोडक्ट्स यूज़ करके कैसे अपनी स्किन को ठीक कर सकते हो? तो पेशेंस, स्टेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट, ये 3 कीज़ हैं आपकी एस्थेटिक लुक को एनहांस करने के लिए। डेस्परेशन से आप अपनी स्किन को और बर्बाद करोगे। देयर इज़ नो ट्रेंड्स। मैंने भी देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं कि हम विटामिन सी यूज़ करें या हम रेटिनल यूज़ करें तो हम गोरे हो जाएंगे, रेटिनल यूज़ करने से फाइनल रिंकल चला जाएगा। पर वो यही नहीं समझते कि सबसे पहले सन ब्लॉक, SPF 50 और क्लिनजर विच इज़ हम लोग कहते हैं फेशियल वॉश, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो आपको आपकी स्किन को समझना बहुत ज़रूरी है बजाय डेस्परेशन के और ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए। सनस्क्रीन पे बात आई गई है, तो सनस्क्रीन लगाना कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे इंडिया में लोग कुछ हुआ बस कैप पहना या फिर गमछा लपेटा चले गए, उनसे बोलो सनस्क्रीन क्या, ये बोलते हैं ये सब नहीं। इसका मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दूंगी। जैसे आप घर में कुक करते हैं, राइट? अगर आप नॉर्मल ऑयल में कुक करोगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होगा, लेकिन अगर आप कोकोनट ऑयल में कुक करोगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल होगा, आप हेल्दी ईटिंग लोगे। सेम विद द सनस्क्रीन। हम लोग आज की दुनिया में सूरज बहुत खूबसूरत है, हमारी स्किन को सन चाहिए, दैट इज़ द ट्रुथ। लेकिन ये जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं, जिसको हम कहते हैं हर लेयर से जो हमारे स्किन चैनल्स को एंटर करते हैं, वो बेसिकली आपकी स्किन को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से आपको स्किन कैंसर्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी स्किन कंडीशंस होती है जिसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। SPF 50, you should use it like you eating a food every day on your skin for prevention. वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं हर एक इंसान को कहती हूँ, बजाय आप घर पे हो या आप घर के बाहर हो, मोबाइल, लैपटॉप्स, गैजेट्स, कैमरा, एवरीथिंग इज़ रेडिएशंस, इवन द इलेक्ट्रिसिटी एंड द लाइट्स इज़ रेडिएशन। एंड ये सबसे बड़ा कॉज होता है जो आपको एज फास्ट करता है। इसलिए सनस्क्रीन एवरीडे यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मतलब अगर कोई मोबाइल एक्सेसिव यूज़ करता है तो उसकी स्किन डैमेज होगी? क्योंकि मेरा काम ही कंटेंट क्रिएशन का है, तो मुझे लैपटॉप, मोबाइल, इसमें यूज़ अपना टाइम देना ही पड़ता है। आप आराम से गैजेट्स यूज़ करो, पर आपको आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करना है 2 वजह से। एक तो आप स्किन कंडीशंस को बेटर करना चाहते हो, आप एज नहीं करना चाहते, जो कि हम बात करते हैं एस्थेटिक लुक की। और दूसरी चीज़, ऑफ कोर्स हमें स्किन कैंसर्स भी नहीं चाहिए। आजकल पूरा वर्ल्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, वी हैव टू बी ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। और मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि कोविड के बाद लोग आजकल ऑनलाइन ज़्यादा हो गए, ऑनलाइन मीटिंग्स, ऑनलाइन शूट्स, ऑनलाइन डिजिटल परफॉर्मेंस। यू कैन नॉट skip it, but you can prevent your skin from damaging it. मैम हमने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के नाम सुने, बोटॉक्स हो गया, फिलर्स हो गया और भी बहुत सारे, बट एक पार्ट अभी भी ऐसा है कि लोग बहुत डरते हैं, इन सब से अवेयर नहीं है। उनको लगता है इन सब ट्रीटमेंट कराने से, सर्जरी कराने से उनको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट फेस करना पड़ेंगे या कोई हेल्थ प्रॉब्लम आएगी लॉन्ग टर्म में। तो मैम क्या ये सच में इतने डेंजरस हैं बस, या फिर एक ये मिथ है? मैं आपको मेरा पर्सनल एग्जाम्पल देती हूँ। हम लोगों ने अफ्रीका में हिस्ट्री क्रिएट की है। हम लोगों ने, हमारी फर्स्ट प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक है जहाँ पे हम एडवांस लेज़र टेक्नोलॉजीज लेके आए हैं। वी वर द फर्स्ट वन टू ब्रिंग इट टू अफ्रीका, केप टाउन इन साउथ अफ्रीका। अगर मैं बोटॉक्स और फिलर्स की बात करूँ, दुनिया में कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती और दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। बोटॉक्स मसल्स को पैरालाइज करता है, वो आपकी एजिंग को रिवर्स नहीं करेगा, वो आपकी सिर्फ स्किन को टाइटन करेगा एंड मसल्स को पैरालाइज करेगा, जिसके इफेक्ट्स आपकी स्किन पे 2 से 3 महीने रहते हैं अगर आपका होम केयर अच्छा हो तो। बोटॉक्स कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगेन आप कहाँ से कराते हो, क्या क्वालिटी यूज़ करते हो, प्लास्टिक सर्जन से कराते हो, एस्थेटिक डॉक्टर से कराते हो, क्वालिफाइड डॉक्टर से कराते हो तो ठीक है, बिकॉज डॉक्टर्स आर द ओनली पीपल हु कैन गिव यू इंजेक्टेबल्स, टू बी ऑनेस्ट। मैंने आजकल की इंडस्ट्री में भी देखा है द डॉक्टर्स हु आर नॉट इवन अ डॉक्टर्स, दे गिविंग बोटॉक्स, विच शुड नॉट बी द केस। सो बोटॉक्स एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है मसल्स को पैरालाइज कराने के लिए, क्विक फिक्स शॉर्टकट।
एंड इट्स अ गुड ट्रीटमेंट, एनीबडी कैन डू इट. फिलर्स जो है आपके, फिलर्स के रिजल्ट्स आपके ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. आप समझ लीजिए 9 से 10 महीने तक होते हैं. फिलर्स आपके लिए फेशियल कॉन्टूरिंग, स्कल्पटिंग, जॉ लाइन, चिन, everything, it makes your skin more beautiful. Fillers is personally I cannot compare कि botox better है कि fillers better है, but yes, fillers and botox completely safe है कराने के लिए, and it's nothing wrong doing it. ये कि टाइम टू टाइम हम केसेस आते हैं हमारे सामने, कोई एक्ट्रेस या मॉडल है, उनकी डेथ हो गई क्योंकि उन्हें ये सर्जरी कराई थी या ट्रीटमेंट ले रही थी, कोई पिल्स खा रही थी, उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया, किडनी हो गई, तो इसलिए बहुत सारे लोग कभी कभी डर जाते हैं. देखिए, अगर मैं आपको इसका आंसर दूँ तो जब तक कि आप ऑटोप्सी की रिपोर्ट्स नहीं देखे, आप नहीं कह सकते कि किसी की डेथ खाली बोटॉक्स या फिलर से हुई है. जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसके थ्रू इंजेक्ट करते हैं, कौन आपको इंजेक्ट कर रहा है. दैट्स वाई वी ऑलवेज बिलीव प्लास्टिक सर्जन्स आर द किंग ऑफ एस्थेटिक इंडस्ट्री, क्योंकि उनकी जो फेशियल एनाटमी और नॉलेज होता है, इवन लॉट ऑफ पीपल डजंट नो दैट. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि बोटॉक्स एंड फिलर्स कैन बी द कॉज ऑफ समवन, दैट आई डोंट बिलीव इन टू दैट. हो भी सकता है कि कोई दूसरी बैकग्राउंड में उन्होंने पिलर्स कोई ले पिल्स लिया हो या एम्प्टी स्टमक हो, उनको कोई हिडन क्रॉनिक कंडीशंस हो जिसके बारे में किसी को पता नहीं है. मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं सुना कि बोटॉक्स और फिलर से किसी की डेथ हो गई. आई हैव नेवर हर्ड अबाउट इट. बोटॉक्स फिलर की बात हो गई, तो इनमें डिफरेंस क्या है, या फिर कोई से और ट्रेंडिंग जो ट्रीटमेंट जो अभी चल रहे हैं लोग कराते हैं? आजकल तो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं. पेशेंट्स के क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट हो रहे हैं. लोगों को डाउन टाइम नहीं चाहिए. लोगों को आजकल लोग ज़्यादा इंजेक्टेबल्स भी नहीं करा रहे हैं. फॉर एग्जांपल, मेरे क्लिनिक में पूरी दुनिया से लोग आते हैं. मैं काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को ट्रीट करती हूँ. इंटरनेशनल पीपल मेरे पास आते हैं. वो यही कहते हैं, डॉक्टर हमें डाउन टाइम नहीं चाहिए, हमें नेचुरल चाहिए और क्विक फिक्स चाहिए. तो मैं जो करती हूँ अपनी क्लिनिक में, मैं ज़्यादा लेजर्स करती हूँ. वी कॉल इट लंच टाइम फेस लिफ्ट. सो उसमें कंप्लीटली ब्राइटनिंग, टाइटनिंग, लिफ्टिंग, ग्लोइंग एंड collagen remodeling, and that is the most natural way you can give it to your skin. तो ट्रेंड तो आजकल बहुत है. हम लोग कोरियन स्किन बूस्टर्स यूज़ करते हैं जिसमें आपके ग्रोथ फैक्टर्स, एक्सोसोम्स और पेप्टाइड्स हैं, विच इज़ वो आई थिंक मुझे लगता है मेडिकल इंडस्ट्री का सबसे बिगेस्ट गेम चेंजर रहा है, क्योंकि वो इतना नेचुरल है कि आप जो कहते हैं ना हम कि हमें 60 साल में 40 साल के जैसा दिखना है, वो आपकी स्किन को लुक देता है. क्योंकि जितना आप नेचुरल जाते हैं उतने लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स होते हैं और उतने बेटर रिजल्ट्स होते हैं. तो हम लोग तो बहुत ट्रीटमेंट करते हैं बोटॉक्स फिलर्स के अलावा भी. थोड़ा उन ट्रीटमेंट्स के बारे में बताइए ना, कुछ नाम या कुछ थोड़ा सा और एक्सप्लेन. हम लोग जो फिलहाल कर रहे हैं, हम लोग बोटॉक्स करते हैं, फिलर्स करते हैं. मेरे हस्बैंड प्लास्टिक सर्जन है तो कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं, मिनी फेसलिफ्ट करते हैं. हर एक पेशेंट इंडिविजुअल पेशेंट होता है. हमारे लिए हर एक पेशेंट यूनिक होता है. उनका क्या क्राइटेरिया है, वो क्या दिखना चाहते हैं, वो क्या अफोर्ड कर सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड होता है. क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर, फॉर अस द फर्स्ट थिंग इज पेशेंट कंफर्ट. दैट इज वी ट्रीट पेशेंट लाइक अवर गॉड. तो मेरे हस्बैंड काफ़ी कॉस्मेटिक सर्जरीज करते हैं, मिनी फेस लिफ्ट एंड ऑल. मैं काफ़ी स्किन रिजुविनेशन करती हूँ. हम लोगों के पास वर्ल्ड के बेस्ट लेज़र डिवाइसेस हैं जो आजकल बिना सर्जरी के स्कार करेक्शन ठीक कर सकते हैं. भले आपका एक्नी स्कार्स हो या बर्न स्कार्स हो या ट्रोमेटिक स्कार्स हो, हम लोग कीलॉइड्स ट्रीट कर सकते हैं. आजकल जो ज़्यादा बूम चल रहा है वो चल रहा है कोरियन स्किन बूस्टर्स. कोरियन स्किन बूस्टर्स हम लोग जो यूज़ करते हैं वो कम्प्लीटली मेडिकल है, जिसमें एक्सोसोम्स, ग्रोथ फैक्टर्स और पेप्टाइड्स, ये इसके 3 मेन इंग्रेडिएंट होते हैं जो स्किन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे और नेचुरल हैं. हम उनको लेजर्स के थ्रू बूस्ट करते हैं या फिर हम उनको इंजेक्ट करते हैं. उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो स्किन होती है ऑल ऑफ अ सडन ब्राइटनिंग, ग्लोइंग, टाइटनिंग इफेक्ट, एंटी एजिंग. और अगर हम कोई भी XYZ चीज़ें ट्रीट कर रहे हैं, उनके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं. उसके अलावा ये जो ट्रीटमेंट्स होते हैं लॉन्ग टर्म आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि ये कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है. ये आपके खुद के ह्यूमन डिराइव ग्रोथ फैक्टर्स और एक्सोसोम्स हैं. पेप्टाइड्स आजकल बहुत ट्रेंड में आ गया है. आजकल पूरी दुनिया में लोग बोटॉक्स से ज़्यादा पेप्टाइड्स करा रहे हैं बिकॉज वो बहुत नेचुरल है. हम लोग अपनी क्लिनिक में पेप्टाइड्स वेट लॉस के लिए भी कर रहे हैं. जैसे मैं आपसे ही पूछती हूँ, आजकल के कितने यंग लोग जिम जाते हैं. आप कितना भी स्किनी हो जाओ, कितना भी वेट लॉस कर लो, फिर भी आपके पास लव हैंडल्स या लूज स्किन या सेल्यूलाइटिस या स्ट्रेच मार्क्स काइंड ऑफ अ थिंग होती है. इसलिए आपको एस्थेटिक ट्रीटमेंट अपने लाइफस्टाइल में कंबाइन करना बहुत ज़रूरी है. एस्थेटिक ट्रीटमेंट खूबसूरती के साथ साथ आपकी स्किन को भी प्रोटेक्ट करते हैं. तो हम लोगों के पास बॉडी कंटूरिंग डिवाइसेस भी है जिससे हम नॉन इन्वेजिव फैट रिडक्शन करते हैं. उसके साथ साथ हम स्किन टाइटनिंग भी कर सकते हैं. दैट्स वाई आजकल की दुनिया में लोग 60 साल में 30 साल के दिख सकते हैं.
कोरियन स्किन की बात हो ही गई है आजकल ट्रेंड में कि हमें कोरियन ग्लास स्किन चाहिए, बट मैम हम इंडिया में रहते हैं, हमारा वेदर पूरा डिफरेंट, जेनेटिक पूरे डिफरेंट, एटमॉस्फेयर सब डिफरेंट, आप वैसी स्किन अचीव कैसे करोगे? और हमें कोरियन ग्लास स्किन चाहिए क्यों? क्योंकि हमारी इंडियन स्किन मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट स्किन है वर्ल्ड में। सबसे पहले तो मैं सब आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि लोगों को कोरियन स्किन ग्लास के बारे में क्या पता है। लाइक देखिए, एक ट्रेंड जो चल जाता है वो चल जाता है, लोग उसको फॉलो करते हैं, पर क्या लोग अपने आप से पूछते हैं कि कोरियन स्किन ग्लास है क्या? हम क्यों उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं? हम अपनी क्लिनिक में जो प्रोडक्ट्स रखते हैं वो ओवर द काउंटर पेशेंट्स नहीं खरीद सकते, बिकॉज हम लोग डॉक्टर्स हैं। उसके एक टारगेटेड इंग्रेडिएंट से वो प्रोडक्ट्स बने हुए हैं which is proven by science to work on your skin. That's why we are doctors. कोरियन स्किन ग्लास का जो एक ट्रेंड चला हुआ है, बेसिकली इट इज़ काइंड ऑफ अ शाइनी टच ग्लास स्किन, जहाँ पे आपकी स्किन कंप्लीटली क्लियर है। मैं इंडिया से हूँ, अगर मैं अपना सीक्रेट खोलूँ, आज तक मैंने कभी बोटॉक्स और फिलर्स नहीं किया है। मैं बहुत ज़्यादा लेज़र रिजुविनेशन करती हूँ। मैं खुद अपने ऊपर कोरियन बूस्टर यूज़ करती हूँ जिसमें एक्सोसोम्स, ग्रोथ फैक्टर्स और पेप्टाइड्स हैं। तो बेसिकली कोरियन ग्लास जो स्किन है, आपको पहले तो रिसर्च करना चाहिए कि भाई अगर आप कोरियन स्किन ग्लास प्रोडक्ट खरीद भी रहे हो तो उस प्रोडक्ट में क्या कोरियन है, क्या वो कोरिया से आ रहा है या फिर वो कोई ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन चेंज के लिए बना है। अगर वो आपकी स्किन चेंज के लिए बना है तो वो मेडिकल डॉक्टर्स ही सेल कर सकते हैं। कोरियन स्किन में आजकल जो ज़्यादा ट्रेंड चला है वो आपका चला है सैल्मन डीएनए, जो सैल्मन फिश होती है उसका डीएनए, क्योंकि माना जाता है कि वो 95% ह्यूमन डीएनए की इक्विवेलेंट है। एक तो वो कोरियन स्किन ग्लास हो जाता है प्रोडक्ट के मामले में। एक आपके दूसरे प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें लोग बात करते हैं पेप्टाइड्स, एक्सोसोम्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स। अगर इसके बारे में भी मैं आपसे एक मिथ ब्रेक करूँ, एक्सोसोम्स और ग्रोथ फैक्टर्स जो भी आजकल सेल कर रहे हैं वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये मेडिकल इंग्रेडिएंट है, सिर्फ डॉक्टर्स को अलाउ है ये सेल करना। बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है, बस एक ट्रेंड चल रहा है और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। हम एशियंस हैं, इंडियंस गॉट अ वेरी ब्यूटिफुल स्किन, हमारा जेनेटिक्स बहुत अच्छा है, हमारी स्किन बहुत अच्छी है। बट अनफॉर्चुनेटली आजकल क्या होता है कि लोग डेस्परेशन के चक्कर में जो भी बाय करते हैं वो अपनी स्किन को ऑटोमेटिक ख़राब कर लेते हैं। अगर आप देखो तो हम सबको ब्यूटीफुल कोरियन स्किन मिली है, बट आप लाइफस्टाइल की बात करो, आप गैजेट्स की बात करो, आप रैंडम प्रोडक्ट्स यूज़ करने की बात करो, शॉर्टकट की बात करो, इसकी वजह से स्किन ख़राब होती है। कोरियन स्किन ग्लास इज़ बेसिकली योर शाइनी कंप्लीटली टाइटनिंग इफेक्ट स्किन। अब कोरियन स्किन ज़्यादा अच्छी होती है या फिर इंडियन? मुझे लगता है इंडियन, क्योंकि कोरिया का फिर बात आती है क्लाइमेट, वेदर। अब यहाँ पर देखो कितना पॉल्यूशन है, वेदर इतना फ्लक्चुएट होता रहता है, फिर डस्ट इतनी है, बट उसमें भी हमारी स्किन की एब्जॉर्ब बहुत अच्छा करती है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है इंडियन ज़्यादा अच्छी, कि हमारा मैं रफ एंड मैं टफ। कंपेयर नहीं कर सकती कि इंडियन स्किन ज़्यादा अच्छी है कि कोरियन स्किन ज़्यादा अच्छी है। मेरे लिए सारी स्किन अच्छी है। मैं स्किन डॉक्टर हूँ, मुझे स्किन से प्यार है, स्किन हेल्थ मेरा पैशन है, और इसलिए मैं इतने बड़े बड़े स्किन रिजुविनेशन टेक्नोलॉजीज़ को लॉन्च करके इंट्रोड्यूस करती हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट ही यही है कि अगर मैं किसी को मेकअप फ्री स्किन दे पाऊँ या ग्लास शाइनी टच स्किन दे पाऊँ, वही मेरा पैशन है। तो मैं तो ये नहीं बोल पाऊँगी कि कौन सी स्किन ज़्यादा अच्छी है। मुझे लगता है सारी स्किन अच्छी होती है, डिपेंड करता है कि आप अपनी स्किन हेल्थ में कितना कितना इन्वेस्ट। इन्वेस्ट करते हो, उसका कैसे ख्याल रखते हो, और आप कितना नॉलेजेबल हो उसके बारे बट में। लोगों को कोरियन स्किन चाहिए क्यों? आधे से ज़्यादा तो ट्रेंड में है कि कोरियन स्किन या कोरियन कुछ के ड्रामा देख लिया उससे रिलेटेड, तो हमें कोरियन स्किन चाहिए, भले ही उनको कुछ पता नहीं हो इसके बारे में। देखिए, ये डिपेंड करता है मार्केटिंग का, हाइप ब्रांडिंग का, आप कैसे सेल करते हैं, आपको क्या बेचना है। इट्स ऑल अबाउट अ गेम ऑफ ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एंड क्रिएटिंग हाइप। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जब मैं छोटी सी थी, होशंगाबाद में ही मैं पली बड़ी हूँ। बॉम्बे से मैंने अपनी पढ़ाई की और एस्थेटिक मेडिसिन मैंने साउथ अफ्रीका से किया है। जब मैं छोटी थी तो कहते थे कि फेयर एंड लवली लगा लो तुम गोरे हो जाओगे। अभी भी कहते हो। तो देखिए, ये तो लोगों का बिलीव है। इसको आप कुछ नहीं कर सकते। दैट्स वाई आई ऑलवेज बिलीव नॉलेज इज़ द की। राइट कंसल्टेशन, आपका स्किन एस्थेटिशियन बहुत नॉलेजेबल होना चाहिए जो आपको स्किन जर्नी पे लेके जाए। दो चीज़ें होती है, या तो आप ट्रीटमेंट कर करके, देर इज़ अ टू काइंड ऑफ अ पीपल इन द वर्ल्ड, व्हाट आई बिलीव इट, कि या तो आप ट्रीटमेंट करके सिर्फ पैसा कमा लो, या फिर आप अपनी स्किन हेल्थ को डेडिकेट करके राइट डायरेक्शन को लेके अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर लो।
मैं स्किन को चूज़ करती हूँ। तो अगर आप मुझसे ये पूछो कि एशियन स्किन अच्छी होती है कि कोरियन, आई एम एशियन, आई लव माई स्किन, आई मीन आई एम नॉट एजिंग सो बैड, आई लुक ब्यूटिफुल विदाउट मेकअप, ऑल स्किन्स आर ब्यूटिफुल। अब जैसे जैसे अपनी कन्वर्सेशन आगे बढ़ते जा रही है, क्या ये ट्रीटमेंट सर्जरी एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकता है, या फिर बस एक हाई अपर क्लास में ट्रेंड में है? क्योंकि आप कोई सा भी कोर्स लोगे, ट्रीटमेंट करोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी पॉकेट अलाउ करना चाहिए, क्योंकि इनके आप मेडिसिन ले लो, ट्रीटमेंट होगा, ये थोड़ा बहुत कॉस्टली रहता है। तो क्या हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी फेशियल प्रॉब्लम आपकी मिड 20s में आती है, 15 या 25 की एज में। अब बहुत सारे यंग जो रहते हैं, टीनेज हो गए, एडल्ट हो गए, उनकी फिक्स इनकम तो रहती नहीं है, बट उनको अपनी स्किन अच्छी भी करना, अच्छा दिखना भी है। तो क्या वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं कोई बेसिक सा उनके लिए कोई सा ट्रीटमेंट या कोर्स? प्लास्टिक सर्जरी और एस्थेटिक इंडस्ट्री, अगर मैं सच बोलूँ तो ये चीप ट्रीटमेंट्स नहीं है, ये काफ़ी हाई एंड ट्रीटमेंट्स हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, इसमें टाइम लगता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्लिनिक या कौन से प्लेसेस चूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरी क्लिनिक में हम लोग मेडिकल फेशियल्स एंड पील्स करते हैं, जो मेरे सबसे लाइक अ स्टार्टिंग ट्रीटमेंट है। तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि लो मिडिल क्लास पीपल अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, बट येस ऑफ कोर्स मिडिल क्लास पीपल ऑन गोइंग हाई इनकम ग्रुप अफोर्ड कर सकते हैं। और मेरा मानना ये होता है कि आप ये बताइए, मैंने लो मिडिल क्लास के लोगों को भी देखा है कि वो इतने डेस्परेशन के चक्कर में कोई भी चीज़ बाय करते हैं। आप पैसा तो लगा ही रहे हो ना। तो अगर लो मिडिल क्लास के लोग भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो पैसा सेव करके राइट जगह पे ट्रीटमेंट डायरेक्शन में हाँ, लगा सकते इंस्टेंट की हैं। छोटे छोटे आप कुछ गलत चीज़ में इन्वेस्ट कर इंस्टेड दो। इंस्टेड आप छोटी छोटी चीज़ें को आप बाय करके वो पैसा बर्बाद करो। मेरा मानना है ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो लो मिडिल क्लास या हाई मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मेरा मानना है कि ये आपका माइंडसेट है। आप बेटर है आप अपना पैसा सेव कीजिए और हर जगह इन्वेस्ट करने की जगह एक बार सही तरीके से उसे इन्वेस्ट कीजिए। बट येस, टू गिव योर आंसर, ये ट्रीटमेंट्स चीप नहीं है, ये बहुत हाई एंड ट्रीटमेंट्स हैं। मैं स्पेशली प्लास्टिक सर्जरी और एस्थेटिक क्लिनिक्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत डिफरेंट लेवल पे है। अब इसमें हम क्वेश्चन दो आते हैं, किसको हम एक लग्जरी वे भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपकी नीड तो है नहीं कि अगर आप ये सब नहीं करवाओगे तो आपकी डेथ हो जाएगी या कुछ ऑर्गन्स पे साइड इफेक्ट आएगा। ये आपकी लग्जरी में पार्ट आता है कि आपको अपनी लुक को इन्हेंस्ड करवाना है, आपको एक एस्थेटिक लुक पे जाना है। हाँ, या फिर आपको जैसे कोई एक्ने प्रॉब्लम हो गया, कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेनली यंग बच्चों में ज़्यादा आती है, तो उनके लिए कोई थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली मतलब ट्रीटमेंट हो। आप हाँ एस्थेटिक में जाओगे तो आपको आपकी पॉकेट अलाउ करती है नहीं करती है, वो बहुत मैटर करता है। एस्थेटिक इज़ अ नेसेसिटी, इट्स नॉट द केस। देखिए, ये आपकी चॉइस है। मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ ब्यूटी एनहांस कॉन्फिडेंस। ओके, अगर आप, जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है, अगर आप उसी समय से उसकी स्किन को लुक आफ्टर करते हो, तो शायद आपको एस्थेटिक की अर्ली नीड ना पड़े। लेकिन आपको एस्थेटिक ट्रीटमेंट तभी करने की ज़रूरत नहीं है जब आपको ज़रूरत है। 18 साल से हमारी स्किन कोलेजन को लूज़ करना शुरू कर देती है। एक्चुअली हमारी एजिंग 16 से 18 साल के बीच में शुरू हो जाती है आफ्टर प्यूबर्टी। तो अगर आपका होम केयर, जो आप घर में स्किन प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, अगर आपका होम केयर सही है, तो आप अपने ट्रीटमेंट्स को डिले भी कर सकते हो, बिकॉज दिस इज़ अ लग्जरियस स्किन ट्रीटमेंट, इट इज़ नॉट रियली अ नेसेसिटी। और होम केयर के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर मैं स्किन केयर रूटीन की बात करूँ, मैं बिलीव करती हूँ लेस इज़ मोर। मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि आप नाइट केयर रूटीन अलग कीजिए या डे केयर रूटीन अलग कीजिए या फिर उसके बाद 50 मास्क लगाइए। आपको बेसिकली एक फेस वॉश चाहिए आपकी स्किन से रिलेटेड, आपको एक सीरम चाहिए, क्योंकि सीरम आपका मेन इंग्रेडिएंट होता है। और मैं बिलीव करती हूँ हाइलुरोनिक एसिड हर एक इंसान को यूज़ करना चाहिए फॉर हाइड्रेशन। फिर आपको चाहिए मॉइस्चराइज़र, जिसमें आपके इन्फ्लेमेटरी कंट्रोलिंग रिस्पॉन्स हो, लाइक नाइसिनामाइड, पेप्टाइड्स, और आपका सन ब्लॉक। अगर लो मिडिल क्लास ग्रुप इतना भी नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो कम से कम एक सही फेस वॉश और एक SPF 50 वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। कहते हैं ना कि जो खाना आप खाओगे वैसा आपका फिजिकल नीड दिखेगा, सेम विद द स्किन। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि लो मिडिल क्लास ग्रुप कैन अफोर्ड इट और नॉट। दे हैव टू स्टार्ट द राइट वे। अब जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स का इंटरव्यू देखते हैं कि बोलते हैं एस्थेटिक नेसेसिटी है, बट मुझे लगता है अगर आप 40-50 तक
सब अच्छे से दिखते हैं, आप अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, आप वर्कआउट करते हो, डाइट अच्छी है, आपका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, वर्कआउट करते हो, तो आप कहीं ना कहीं 40 50 या अच्छी एज तक आप अपनी एजिंग प्रिवेंट कर सकते हो, और आपकी स्किल, आप एक हेल्दी स्किन अचीव कर सकते हो, और आप अच्छे अट्रैक्टिव और एस्थेटिक दिख सकते हो। अब बहुत सारी प्रॉब्लम यही आती है ना मैम, कि हमारी जो मिडिल एज है 15 से 25 साल तक, आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही पुअर है, पुअर डाइट, ऊपर से स्मोकिंग, अल्कोहल एडिक्शन, और फिर स्लीप साइकिल बहुत ही बुरा। अब इसमें आपकी स्किन खराब होएगी। um, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप एजिंग स्टॉप करो। एजिंग कभी स्टॉप नहीं होती, इट्स अ स्लो पार्ट ऑफ कर अ दो। प्रोसेस। आप ग्रेसफुली एज करो। आपको एजिंग क्यों स्टॉप करनी है? यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आप दुनिया में, आप अपनी ज़िंदगी में कितना फार आ गए हो एंड हाउ ब्यूटिफुल यू एजिंग। फॉर मी द टारगेट इज़ अबाउट टू एज ग्रेसफुली। सप्लीमेंट्स लेना भी बहुत ज़रूरी है एज के साथ साथ, क्योंकि दैट इज़ योर सप्लीमेंट पार्ट बिकॉज योर बॉडी नीड्स इट। जब मैंने आपको मेंशन किया कि एस्थेटिक इज़ नॉट नेसेसिटी, दैट इज़ आई वाज रेफरिंग टू द लो मिडिल क्लास ग्रुप ऑफ अ पीपल। फॉर मी एस्थेटिक इज़ नेसेसिटी, क्योंकि आपको आपकी बॉडी का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन, उसको प्रिजर्व करना है। तो अगर लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं, नॉलेजेबल हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, दे शुड डू इट, बिकॉज यू हैव टू प्रोटेक्ट द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी विच इज़ योर स्किन। हम कॉलेजिन, आजकल बहुत सारे सप्लीमेंट्स आ रहे हैं कॉलेजिन के, कॉलेजिन बूस्टर मार्केट में, बट कितने वर्थ इट होते हैं, कोलेजन इज़ रियली वर्थ इट। और नेचुरली क्या इसको हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं? देखिए, कोलेजन भी आपको कई डिफरेंट फॉर्म में आते हैं। एक तो ऑरल फॉर्म में आते हैं, टैबलेट एक फॉर्म में आते हैं, इंजेक्टेबल भी आता है ड्रिंकिंग फॉर्म में आते हैं, इंजेक्टेबल फॉर्म में आते हैं, लेजर्स के थ्रू हम कोलेजन रिमॉडलिंग करते हैं। डिपेंड करता है कि आप कोलेजन क्यों लेना चाहते हो। आप कोलेजन ऑर्गन्स के लिए लेना चाहते हो, आप कोलेजन स्किन के लिए लेना चाहते हो, आप कोलेजन एजिंग के लिए लेना चाहते हो। कोलेजन 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 इज़ अ बिग बूम, बट यू हैव टू कंबाइन इट। तो कोलेजन अगेन, इसलिए मैं कहती हूँ कि लोगों को कंसल्टेशन और राइट डायरेक्शन लेना ज़रूरी है। मैं कभी भी रैंडम कोलेजन लेके ड्रिंक नहीं करती हूँ, क्योंकि आपको अगर नीड है तो आप लो। स्किन कोलेजन है, हेयर कोलेजन है, बॉडी कोलेजन है, ऑर्गन कोलेजन है, जॉइंट्स कोलेजन है, एंड कोलेजन इज़ गुड टू टेक इट। डिपेंड करता है कि आप क्यों लेना चाहते हो। मैम अब बहुत सारे सेलिब्रिटीज सब ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं, सर्जरीज करा रहे हैं, मैम उनके ब्यूटी स्टैंडर्ड होते क्या है, बट मतलब उनको क्या चाहिए, मतलब एक विजन होता होगा कि हमें ये लुक अचीव करना है, और सबसे ज़्यादा फेमस वो क्या करवाते हैं, कौन से ट्रीटमेंट्स रहते हैं? आजकल की दुनिया में किसी को एज नहीं करना है, सबको दिखना है खूबसूरत। स्किन टाइटनिंग इफेक्ट, ब्राइटनिंग, ग्लोइंग, फाइन लाइन रिंकल्स नहीं चाहिए, स्लिम बॉडी, नो स्किन फैट। ये आजकल का ट्रेंड है और पूरी दुनिया वहीं पर जा रही है। हम लोग काफ़ी पेशेंट्स देखते हैं। इनफैक्ट अगर हम सेलिब्रिटीज़ की बात करें, हम लोग बहुत यंग पेशेंट्स देखते हैं। 24 साल की लड़कियाँ, 25 साल की लड़कियाँ, जब मैं उनको कंसल्ट करती हूँ, उनके फेस पे कोई रिंकल्स भी नहीं है, पर वो तो भी बोटॉक्स और फिलर्स कराते हैं, क्योंकि उनको एक भी लाइन नहीं चाहिए। तो आजकल का जो ब्यूटी ट्रेंड है वो बेसिकली है टू लुक गुड एंड यंग फॉर एवर। दैट्स द ट्रेंड व्हाट्स गोइंग ऑन। इसलिए उन्होंने बहुत बॉडी कंटूरिंग, फैट रिडक्शन, कॉस्मेटिक सर्जरीज, क्योंकि दे जस्ट वांट अ tightening effect with no sagging going down. That's the beauty trend. They don't want to age. अब जैसे आपने बोला मोस्टली थोड़ी ओल्ड एज में कराते हैं, आफ्टर 40s 50s, बट हम देख रहे हैं एक्ट्रेस या मॉडल करियर स्टार्ट ही अभी किया है, बट स्टार्टिंग से उन्होंने बहुत कुछ सर्जरीज करा रखी है, या फिर बहुत सारे ट्रीटमेंट वो चल ही रहे हैं उनके। आजकल वर्ल्ड के ट्रेंड्स बहुत चेंज हो गए हैं। हमारी क्लिनिक में भी, मेरे पास तो क्लिनिक में लड़की आती है 7 साल की उम्र से। जैसे फॉर एग्जांपल हेयर रिमूवल लेज़र कराना है, या कोई XYZ ट्रीटमेंट कराना है, एक्नी ब्रेकआउट्स हो गई है वो ट्रीटमेंट कराना है। पहले के टाइम पे ऐसा ज़्यादा होता था कि लेट 30s या लेट 40s एस्थेटिक ट्रीटमेंट शुरू करते थे, पर आजकल हर एक इंसान खूबसूरत दिखना चाहता है। मॉडलिंग इंडस्ट्री में तो उनका लुक्स ही उनका सब कुछ है। अगर उनका लुक्स नहीं होगा तो हाउ दे गोना परफॉर्म इन मॉडलिंग इंडस्ट्री। तो आजकल जो बहुत ज़्यादा हो रहा है वो हो रहा है आपकी राइनोप्लास्टी, नोज जॉब्स बहुत हो रहे हैं, बिग लिप्स बहुत हो रहे हैं, लाइक ब्राज़ीलियन बट लिफ्ट बहुत हो रहे हैं, लाइक सो people want to look good because they need to work according to their jobs. कोविड के बाद स्पेशली मैंने एक और चीज़ देखी कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर, हमारे क्लाइंट्स कहते हैं कि
मैं बहुत एंग्री लुकिंग गाय हूँ या मैं बहुत एंग्री लुकिंग वुमेन हूँ। कई मेरे पास कपल्स आते हैं, कहते हैं कि नहीं हमारी शादियों में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं खूबसूरत नहीं दिखता या खूबसूरत नहीं दिखती। तो मुझे लगता है कि लुक्स का कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल, पर्सनल, माइंडसेट। फिजिकल, हर एक एस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। इसलिए लोग आजकल बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। पर क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ डूइंग द राइट ट्रीटमेंट्स दे डूइंग अ रैंडम ट्रीटमेंट्स, और उसके चक्कर में कई बार एस्थेटिक इंडस्ट्रीज में रिजल्ट्स ख़राब हो रहे हैं, और जब रिजल्ट्स ख़राब हो रहे हैं तो उनको रिपेयर करना उतना ही ज़्यादा लंबा लगता है। बट ये एक्सेसिव ट्रीटमेंट्स कराना, इतनी कॉस्मेटिक सर्जरी कराना, लॉन्ग टर्म में कुछ साइड इफेक्ट होते हैं इसके? अगर इतने आप प्रोडक्ट यूज़ करना जैसे अगर करते हैं। आप सही डायरेक्शन में एक प्रोटोकॉल को फॉलो करके एक सही ट्रीटमेंट को कराओ तो इनके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बहुत खूबसूरत हैं। अगर आप रश में, डेस्परेशन में गलत ट्रीटमेंट चूज़ करके रैंडम चीज़ें कराओ तो ऑफ कोर्स आपके साइड इफ़ेक्ट होंगे। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ और मैं अगेन एंड अगेन कहती हूँ, अगर एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स आप कराना चाहते हो तो मेडिकल प्रैक्टिशनर या सही कॉस्मेटिक सर्जन्स के पास जाओ। रॉन्ग ट्रीटमेंट या साइड इफ़ेक्ट तब होते हैं व्हेन इट इज़ डन बाय नॉट अ क्वालिफाइड स्किल्ड पीपल, क्योंकि आजकल एस्थेटिक नाम बहुत ट्रेंडी है, एस्थेटिक के नाम पे बहुत ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं। और अगर आप कई बार अपने एस्थेटिशियंस या थेरेपिस्ट से भी पूछो तो शायद उनको भी इतना नहीं नॉलेज होगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म नहीं है इफ़ यू हैव अ राइट अप्रोच। मुझे लगता है बहुत सारे लोग आपके पास क्लाइंट्स आते होंगे, पेशेंट आते होंगे, उनका ये गोल रहता है कि मुझे इस सेलिब्रिटी जैसा दिखना है या फिर किसी इन्फ्लुएंसर जैसा दिखना है। मुझे लगता है अगर आप अपने बेस्ट वर्जन बनने जाओ, अपनी लुक को इम्प्रूव करो, अपना एस्थेटिक गोल अचीव करो, रेदर देन कि आप किसी के जैसा दिखना चाहते हो और उस गोल के पीछे भागो, और रियलिस्टिक गोल बनाओ। बहुत केसेस आते होंगे आपके पास। मेरे पास बहुत केसेस आते हैं और आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मतलब यंगस्टर से लेके ओल्ड पीपल तक मुझे कहते हैं कि मुझे इसके जैसा दिखना है, मुझे उसके जैसा दिखना है। सबसे पहले तो जब मैं पेशेंट्स को कंसल्ट करती हूँ, मैं हमेशा उनसे ये कहती हूँ, आपको क्यों किसी के जैसा दिखना है? वाई डू यू वांट टू लूज योर आइडेंटिटी? यू शुड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। बेसिकली आप अपने आप में इतना खूबसूरत दिखो और अपना बेस्ट वर्जन दिखो, क्योंकि वो आपके पीस ऑफ माइंड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई केसेस हम ऐसे डील करते हैं, पर ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले मैं उनको काउंसल करती हूँ, उनको समझती हूँ कि उनकी नीड क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्यों किसी और के जैसा दिखना चाहते हैं। पेशेंट अप्रोच और पेशेंट रिलेशनशिप इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर मी। लेकिन जब आप एक सही डायरेक्शन लेते हो तो आप उनकी स्किन जर्नी को और भी स्मूथ और कंफर्टेबल कर देते हो। बट क्या ये ट्रीटमेंट रिवर्सेबल होती है? मतलब फॉर एग्जांपल से मैंने कोई ट्रीटमेंट करवाया या सर्जरी करवाई, तो क्या मैं उसको रिवर्स करवा सकता हूँ? मुझे अच्छा नहीं लगा या तो क्या कोई चेंजेस आ सकते हैं उसमें? देखिए, अगर आप कोई सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं तो डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद नहीं है। देयर इज़ अ वे ऑफ डूइंग इट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक ट्रीटमेंट अभी करा और कल जाके रिवर्स करवा दिया। हाँ। अगर आप फिलर्स करा रहे हैं तो आप फिलर्स को ब्रेक कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बोटॉक्स अगर आप करा रहे हैं तो आपको वेट करना पड़ता है 2 से 3 महीने के लिए टिल इट फ्लश आउट ऑफ योर स्किन और द बॉडी। फिलर्स इजीली आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं। कॉस्मेटिक सर्जिकल प्रोसीजर्स को आप नॉट इतना इजीली रिवर्स कर सकते हैं, पर आप उसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं ओवर द टाइम विद द राइट डायरेक्शन। तो हम बहुत सारे लोग हम देखते हैं यूट्यूब पे, या बहुत हमारे घर के लोग रहते, होम रेमेडीज़ बताते हैं, ये लगा लो ऐसा हो जाएगा, स्किन अच्छी हो जाएगी, स्किन टाइट हो जाएगी, स्किन ब्राइट हो जाएगी। बट क्या ये सही में यूज़फुल होती है? होम रेमेडीज़ भी यूज़फुल होती है या नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप अपनी होम रेमेडीज़ में जो इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हो वो कितना प्योर फॉर्म में है। क्योंकि आजकल तो हम दुनिया में रहते हैं जहाँ पे हर चीज़ों में इतना मिलावट इम्प्योरिटीज़, होता हाँ। है। तो होम रेमेडीज़ ख़राब नहीं होती है, बट डिपेंड करता है कि क्या आपकी स्किन उस चीज़ के लिए बिल्ट है। क्या आप जो भी होम रेमेडीज़ कर रहे हो वो प्योर ऑर्गेनिक वर्जन है? क्या आपको कोई स्किन एलर्जी नहीं है कि अगर आपकी स्किन में कोई चीज़ को टच किया जाएगा और आप एलर्जिक नहीं होगे? तो मेरे ख्याल से सारे फैक्टर्स को आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है बिफोर इवन यू डिसाइड होम रेमेडीज़ गोना बी इफेक्टिव और नॉट। तो मैम, कॉस्मेटिक सर्जरी हो गई या ट्रीटमेंट से हम अपनी एजिंग स्लो कर सकते हैं? फॉर एन एग्जांपल, कोई 60 का 60 का दिख रहा है तो 40 का दिख रहा है, 35 20s में दिख रहा है वो। बिल्कुल,
मेरे पास पेशेंट्स आते हैं 70 साल से लेके 90 साल तक लेके। एक तो पेशेंट थी 99 ईयर्स की, अगर आपको मैं उसकी पिक्चर दिखाऊं तो वो तो यंग 40-50s की दिखती है। पर देखिए, अगेन इट्स अ गेम अबाउट माइंडसेट। आप कितना इन्वेस्ट करते हैं, कैसे ख्याल रखते हैं, आपका होम केयर क्या है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपकी सोच क्या है, वो भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है आपको यंग दिखाने के लिए। खाली आप पैसा लगा के एस्थेटिक ट्रीटमेंट करके, प्रोडक्ट्स बाय करके, जिम जाके या योगा करके अपने आप को वो लोग नहीं दे पाएंगे। सबसे बड़ा आपका जो होता है वो होता है माइंड पावर। माइंड पावर, मैं ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ क्यों, मुझे खूबसूरत क्यों दिखना है, वाई आई वांट बी गुड इन मी। मेरे लिए अगर मैं अपना खुद का पर्सनल एग्जांपल दूँ, आई वांटेड टू लुक ऑलवेज गुड बिकॉज ब्यूटी एनहांस कॉन्फिडेंस एंड इट मेक्स यू लुक मोर बेटर। सो दैट विल बी माई आंसर टू यू। अब मैम इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या बिना ये ट्रीटमेंट से या सर्जरी से हम अपनी एजिंग को स्लो कर सकते हैं, हम अच्छा दिख सकते हैं? देखिए, आपके जेनेटिक फैक्टर बहुत बड़े कॉज होते हैं। अगर आपके जीन्स बहुत अच्छे हैं, ऑफ कोर्स आप अपनी एजिंग को स्लो कर सकते हैं। बट रिमेंबर, aging is something like combination therapy. You need to combine peace of mind, which is yoga. आपको skin cells को activate करना है. Then you need to do workout, whether in form of gym or pilates or yoga, because you need to be fit. आपका muscle strengthening होना चाहिए और toning होना चाहिए. And you have to combine the aesthetic treatments. क्यों? क्योंकि आपको skin को प्रोटेक्ट करना है। आप कितना भी वेट लॉस कर ले, आप कितना भी मेडिटेट कर ले, आप कितना भी अच्छा खा लें, आपकी स्किन टाइटनिंग के लिए या रिंकल्स के लिए तो आपको एस्थेटिक्स चाहिए ही होगा। और मैंने आजकल ये भी सुना है कि हमें नई ट्रीटमेंट कराना है क्योंकि ये रिंकल्स जो है साइन ऑफ एजिंग है, मैं कैसे एज कर रही हूँ वो बहुत अच्छा है। पर लोग ये नहीं समझते कि अगर आप एस्थेटिक ट्रीटमेंट चूज़ नहीं करोगे और अगर आप अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखोगे, अपार्ट फ्रॉम मेकिंग यू लुक मोर गुड, आप स्किन कंडीशंस में एंड अप होगे एंड उनको ट्रीट करने में आपको पूरी ज़िंदगी लग जाएगी। एंड आई ऑलवेज फील प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम जैसे आपने बोला कि आप जो भी ट्रीटमेंट्स करा रहे हो कोई प्रोफेशनल के साथ कराओ, कोई अच्छे डॉक्टर, हाई स्किल्ड क्वालिफाइड डॉक्टर के साथ कराओ। बट मैम आजकल तो कॉमन है कि बहुत सलून देख लो, हाई सलून देख लो, कैसे भी सलून देख लो, आपको बोटॉक्स के या फिर बहुत सारे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग करवाते भी हैं और फिर उसके बाद साइड इफ़ेक्ट आते भी हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या ये इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं। बस उनने बोला, मेकअप आर्टिस्ट ने या किसी ने, कि ये बोटॉक्स ट्रीटमेंट कर लिया, कोई सा भी ट्रीटमेंट कर लो कॉस्मेटिक, आपका लुक अच्छा हो जाएगा, आपके हेयर या स्किन क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, लोग करवा लेते हैं। देखिए, बोटॉक्स और फिलर्स, अगर मैं स्किन ट्रीटमेंट की बात करूँ तो ये इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट है। ये इंजेक्टेबल, कोई भी इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट स्किन पे बोटॉक्स या फिलर से रिलेटेड या फिर फेशियल थ्रेड से रिलेटेड, सिर्फ मेडिकल डॉक्टर्स आर अलाउड टू डू इट। एनी पीपल हु आर नॉट अ मेडिकल डॉक्टर लीगली वो बोटॉक्स एंड फिलर्स नहीं कर सकते, वो अलाउड नहीं है। दूसरी चीज़, मैंने भी सुना है कि हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट्स भी हो रहे हैं। People should not get confused between the hair Botox treatment versus skin Botox treatment. Hair Botox is a different thing. Maybe it's उन्होंने ट्रीटमेंट का नाम दे के रखा है, लेकिन अगर आप अपनी स्किन पे कोई भी बोटॉक्स को इंजेक्ट करा रहे हो या फिलर्स, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर के अलावा कोई और नहीं कर सकता लीगली। क्योंकि अगर लोग चांस लेंगे और कराएंगे तो साइड इफ़ेक्ट इतने खतरनाक हो सकते हैं कि उसको रिवर्स करने के लिए आपको डॉक्टर की ही ज़रूरत पड़ेगी। और बाय लॉ एंड बाय लीगल वे सिर्फ डॉक्टर्स कर सकते हैं। जैसे मैं यही कह रहा था कि आजकल बहुत, एक तो ये तो एक ट्रीटमेंट की हमने बात करी, ऐसा बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं कि आप जाओ पार्लर में, एक सलून, वहाँ पर बोलेंगे आपके हेयर के लिए ये ट्रीटमेंट या स्किन के लिए, बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, वो कर देते हैं। बट आप टेम्पररी उस चीज़ से आपकी लुक को इन्हेंस्ड कर लोगे, आप हेयर हो गया या कोई सा भी ट्रीटमेंट होगा, बट लॉन्ग टर्म में आप क्या इंग्रेडिएंट उसमें मिल रहे हैं, क्या केमिकल्स है, आप जो आपने फेस पे लगा रहे हो, आपको आगे जाके क्या साइड इफ़ेक्ट मिलेंगे, क्या आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं है। तो इसलिए मैं, देखिए, आजकल सलून्स भी एस्थेटिक सलून्स के नाम पे काफ़ी एस्थेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मैं उन ट्रीटमेंट्स को मेडिकल एस्थेटिक से तो बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि हम प्लास्टिक सर्जन्स और डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक डॉक्टर स्किन को चेंज करते हैं। एस्थेटिक बेसिकली इज़ अ ब्यूटी ट्रीटमेंट, राइट? सो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ मेडिकल एस्थेटिक ट्रीटमेंट
एंड एस्थेटिक सलून ट्रीटमेंट। अगर मान लीजिए कोई सलून भी जा रहा है, या मैं भी कई बार सलून्स जाती हूँ और एस्थेटिक के नाम पे ट्रीटमेंट होते हैं, तो हर एक क्लाइंट को या हर एक इंसान को पूछना चाहिए इसके इंग्रेडिएंट क्या है, ये आप कहाँ परफॉर्म कर रहे हो, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, क्या उनका कंसल्टेशन किया है, आपकी ब्यूटिशियंस और थेरेपिस्ट को क्या आपको बताया गया है कि वो क्या आपके बालों में या स्किन में लगा रहे हैं। अगर आप मेकअप भी यूज़ करते हो, आजकल मैंने देखा है कि स्पेशली ब्राइड्स लाइक मैरिज के नाम पे या करवा चौथ के नाम पे, इंडिया इज़ ह्यूज, लाइक पीपल वांट अ ग्लैम अप। तो उसके नाम पे भी जब आप मेकअप भी कराने जाते हो, मैंने देखा है एयर ब्रश मेकअप या दिस मेकअप दैट मेकअप, सबसे पहले तो आपको मेकअप प्रोडक्ट के बारे में पता पड़ना चाहिए कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, क्या आपने उस प्रोडक्ट के बारे में सुना है। यू शुड नेवर बिलीव ओ ये कोरिया का प्रोडक्ट है या ये यहाँ का प्रोडक्ट है, ये तुम्हारा स्किन ऐसे कर देगा। आपको इंग्रेडिएंट, ब्रांड, प्रोडक्ट, फेमिलियर ब्रांड, ये सब पता होना बहुत ज़रूरी है। बट अनफॉर्चुनेटली लोग इतना क्वेश्चन पूछते नहीं हैं, लोग सिर्फ पैसे देते हैं और ट्रीटमेंट कराते हैं। इसलिए मैं हर एक इंसान से कहती हूँ, जब आप मेकअप या कोई भी XYZ ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, ट्रेंड को फॉलो मत करो, गेट नॉलेज, Realistic मेक goal जो श्योर है। दैट इट इज़ फाइन। अभी साउथ अफ्रीका में मैंने 2026 जनवरी में ही आई वाज द फर्स्ट डॉक्टर, मैं फीचर हुई थी बिस ट्रेंड्स 2026। मैंने मिथ तोड़ा कि मैंने इंजेक्टेबल्स और कॉस्मेटिक और स्किन रिजुविनेशन को कॉम्बिनेशन थेरेपी किया, जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स बहुत ब्रिलियंट हुए हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ कि एस्थेटिक के नाम पे इंडस्ट्री भी काफ़ी टार्निश हो रही है, और उसको प्रोटेक्ट करने का एक ही तरीका है, जब इंसान खुद सेल्फ अवेयर होके क्वेश्चन करना शुरू करे कि अगर तुम बोटॉक्स कर रहे हो, क्या तुम्हें अलाउड है, क्या तुम डॉक्टर हो, कि तुम बोटॉक्स हेयर पे कर रहे हो, दैट आई अंडरस्टैंड, क्योंकि बोटॉक्स हेयर्स मैंने सुना है, लेकिन कोई भी इंसान आपको इंजेक्ट नहीं कर सकता अगर आप डॉक्टर नहीं हो तो। बट अगर आप इतना अमाउंट ऑफ मनी आप किसी सैलून में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ये ट्रीटमेंट भी वहाँ 5000 इतने से स्टार्ट होते हैं, 5000 10,000 और भी होते हैं। इससे अच्छा आप एस्थेटिक डॉक्टर के पास चले जाओ। देखिए, एस्थेटिक सलून्स भी बहुत अच्छे होते हैं, टू बी ऑनेस्ट। हम मेडिकल एस्थेटिक प्रैक्टिशनर मेकअप नहीं करते, वैक्स नहीं करते, ब्राइडल पैकेज नहीं करते, क्योंकि हम लोग ह्यूमन ट्रीट करते हैं। अगर आपको मेकओवर के लिए जाना है, हेयर ट्रीटमेंट के लिए जाना है, सलून्स जाना है, तो आप एक अच्छा सा हाईली स्किल्ड एस्थेटिक सलून चूज करो, जहाँ पे आपके एस्थेटिक थेरेपिस्ट नॉलेजेबल हो। एस्थेटिक सलून्स भी बहुत अच्छे हैं वर्ल्ड में, डिपेंड करता है कि आप क्या चूज कर सकते हो। एक एडवाइस मैं सबको देना चाहूँगी, क्विकली किसी की भी बातों में आके ट्रीटमेंट मत परफॉर्म करो कि यार तूने ये ट्राई किया, कल मैं ये कराने गई थी और मेरी स्किन ऐसे ग्लो कर रही है। डोंट ट्राई दैट, क्योंकि हर एक स्किन डिफरेंट होती है। इसलिए आप अगर आप मेकओवर के लिए जा रहे हैं तो आप हाईली एस्थेटिक सलून को चूज करो, जहाँ पे आपको कंफर्ट, नॉलेज सब कुछ हो। अगर आप स्किन ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं या बोटॉक्स, फिलर्स, कोई हाई एंड ट्रीटमेंट स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए जा रहे हैं, आप मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को चूज करो। क्योंकि मैम अगर आप एक्सेसिव यूज़ करोगे हेयर प्रोडक्ट्स का, जो आप जैसे ना ब्राइडल उसमें करा कि आप टेम्परेरी एक लुक के लिए आपने इतने सारे लगा लिए, आपने यूज़ कर लिए, बट लॉन्ग टर्म में आपको कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट होगा। ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि आप इतना केमिकल्स डाल रहे हो। आजकल इंडस्ट्री में नॉन केमिकल्स के नाम पे जो भी ट्रीटमेंट कराए जा रहे, दे नॉट लास्ट लॉन्ग लास्टिंग। इसी की वजह से तो आजकल लोगों को हेयर लॉस ज़्यादा हो रहा है, एलोपेशिया ज़्यादा हो रहा है। देन लोग सोचते कि हम लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी हमारी स्किन या हमारा हेयर ऐसे क्यों दिख रहा है, बिकॉज देर इज़ अ लेक ऑफ नॉलेज, देर इज़ अ लेक ऑफ अवेयरनेस, देर इज़ नो गुड कंसल्टेशंस। लोग इन सब चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं, ट्रीटमेंट पे, या फिर कोई आपने मेकअप करवा लिया कुछ इस पे, रेदर देन कि हम अपनी लाइफस्टाइल पे अच्छे करें, बेसिक सुधारें, फिर धीरे धीरे लेवल अप करते जाएं। देखिए, बीइंग अ एस्थेटिक मेडिकल प्रैक्टिशनर, मेरा टारगेट क्या है? टू गिव यू अ मेकअप फ्री स्किन। हमें स्किन इतनी अच्छी चाहिए कि आपको मेकअप की अब जरूरत ही ना बहुत पड़े, मिनिमम हो। चाहिए ही नहीं। हाँ। जितना आप नेचुरल रहोगे, आप अपनी स्किन को इतना अच्छा बनाओ कि आपको मेकअप की जरूरत ना हो। आपको बेसिकली वो टारगेट रखना है, तो उसके लिए आपको राइट अप्रोच लेना बहुत जरूरी है। थैंक्स मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी मिथ्स टूटी और बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला। अगर आप सबको भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।